चलें भाई, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। द पेपर दैट वी आर डूइंग टुडे इज ओ लेवल पेपर, अक्टूबर नवंबर 2023, पेपर 2 वेरिएंट 1। Okay, first question gives us the list of compounds to answer these questions, and each compound may be used once, more than once, or not at all. Identify the compounds that is a toxic gas produced by the incomplete combustion of carbon containing compound. So you all know that the toxic gas that is produced by the incomplete combustion of carbon containing fuel is carbon monoxide. It is given in the list, so you just have to write the name carbon monoxide. Part 2 says tons anhydrous copper 2 sulfate blue. So we have test for water. We have two compounds through which we can test water, which the one is anhydrous copper 2 sulfate. When you add water into anhydrous copper 2 sulfate, it becomes white to blue, and it gets 6 moles of water, 5 moles of water attached with it. Okay, make sure you write learn the complete formula. And the other compound that we have is cobalt 2 chloride, which is blue in color without water of crystallization, but as you add water to it, it becomes hydrated cobalt 2 chloride with 6 moles of water of crystallization. Its color initially is blue, it turns pink when you add water. For copper 2 sulfate, its color is white, it turns blue when you add water to it. So right now they are asking about copper 2 sulfate, and the compound that turns copper 2 sulfate blue is water. Right? Okay, option C says leads to deoxygenation of water in rivers. तो डीऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर हमारे पास नाइट्रेट आइंस करते हैं। मैं सारे लिखवा रहा हूँ आपको जो जो हो सकते हैं। नाइट्रेट आइंस होते हैं, and we have phosphate ions that leads to eutrophication and ultimately subsequently deoxygenates water or decreases oxygen levels of water in the river. ठीक है, इसके अलावा अगर फर्टिलाइजर्स भी कभी लिखा हुआ होगा ना, तो वो भी हो सकता है। तो इसमें से अब कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास उस लिस्ट में, आपको ये देखना है। नाइट्रेट गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सो द आंसर वुड बी सोडियम नाइट्रेट। पेपर सॉल्व कर रहे हैं, रिव्यू नहीं कर रहे। इन aqueous solution gives a white precipitate on addition of acidified aqueous barium chloride. अब barium chloride we know is a soluble salt. They are talking about precipitation reaction. इसमें बेरियम क्लोराइड में आप ऐसा क्या डालेंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए आपके पास। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम से अगर बन रहा होगा तो वो बेरियम सल्फेट का इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा होगा। तो मुझे कोई ऐसा एक सॉल्युबल सॉल्ट चूज कर दो या कोई एसिड चूज कर दो जिसमें सल्फेट आइन हो। हमारे पास सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट अगर मैं बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में डालूंगा तो हमें पता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड होता ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट आंसर होता। Right now our answer is sodium sulfate. ठीक है। अच्छा, आप जो लिस्ट में नाम लिखा हुआ है ना, आप नाम लिखिएगा, पूरा फॉर्मूला ना लिखें। यहाँ पे कभी कभार बच्चे फॉर्मूला लिखने के चक्कर में गलत लिख देते हैं, जैसे ये हुसैन ने NaSO4 लिख दिया Na2SO4 को। contains an anion with a charge of -1। अब आयनिक कंपाउंड ढूंढो जिसमें -1 का चार्ज हो। तो हमारे पास -1 का चार्ज ये सोडियम नाइट्रेट में भी होता है, बिकॉज सोडियम हैज अ चार्ज ऑफ +1 एंड नाइट्रेट हैज अ चार्ज ऑफ -1। इसके अलावा एक और कंपाउंड दिया हुआ है लेड 2 क्लोराइड। तो इसमें लेड पीबी, लेड का चार्ज 2 पॉजिटिव होता है, बट क्लोराइड हैज अ चार्ज ऑफ -1। तो ये दोनों ही ऑप्शन में आप लिख सकते हैं। आप सोडियम से अपना सोडियम नाइट्रेट भी लिख सकते हैं और आप लेड क्लोराइड भी लिख सकते हैं। बोथ आर एक्सेप्टेड। सोडियम नाइट्रेट भी लिख सकते हो और लेड क्लोराइड भी लिख सकते हो। पार्ट डी में इज आस्किंग यू दैट विच कंपाउंड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, आपने जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाए थे वो हम ये ना हम कल रिवाइज भी करेंगे। जो आपकी 12 to 2 वाली क्लास है कल मॉर्निंग में बिफोर योर ईयरली पेपर क्लास, उसमें हम लोग सारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स रिवाइज करेंगे। तो मेक श्योर आप वो क्लासेस मिस ना करें कल वाली किसी भी कीमत पे। बेरियम क्लोराइड आपका अगर मैं एक्वस फॉर्म में है और इसमें कोई ऐसा सॉल्ट डालो कि व्हाइट पीपीटी बन जाए, तो ऐसा कौन सा ऊपर सॉल्ट दिया हुआ है या कोई एक्वस सोल्यूशन दिया हुआ है जिसको आप बेरियम क्लोराइड में डालेंगे तो व्हाइट पीपीटी बनेगा? तो ऑफ कोर्स दैट वुड बी सोडियम सल्फेट, क्योंकि सोडियम सल्फेट वुड गिव यू सल्फेट आयन, एंड बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन वुड मेक बेरियम सल्फेट व्हिच इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, और इनसॉल्युबल सॉल्ट जिसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है भाई।
आज ही वो वर्कशॉप क्लासेस हैं, दो स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, दे हैव एक्सेस टू दोस क्लासेस। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। दिस क्वेश्चन इज अबाउट मेटल्स। पोटेशियम इज एन आयन एलिमेंट इन ग्रुप 1 ऑफ द periodic table. Copper is a transition element. State two physical properties of potassium that are different from those of copper. अच्छा, पोटेशियम ग्रुप 1 का मेटल है। ग्रुप 1 मेटल हैज सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू अदर मेटल्स ऑफ periodic table. Like group 1 metals have low melting point, group 1 metals have low densities. ठीक है, ग्रुप 1 metals are soft and can be easily cut with a knife. ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रुप 1 मेटल के लिए डिफरेंट होती हैं। बाकी के जो प्रोडक्ट टेबल के मेटल्स हैं, स्पेशली जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दे हैव हाई डेंसिटीज, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड दे आर एक्चुअली हार्ड। ठीक है, और बाकी ग्रुप के जो प्रोडक्ट टेबल के जो मेटल्स हैं वो दे आर ग्रे और सिल्वर इन कलर, बट ग्रुप ट्रांजिशन मेटल जो है दे मे बी कलर्ड। तो ये वाली प्रॉपर्टी खैर ग्रुप 2 के लिए भी होती है। स्पेसिफिकली ही इज आस्किंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 1 मेटल। पोटेशियम की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब वो ग्रुप 1 की बात कर रहा है। डेट आर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ कॉपर। कॉपर ट्रांजिशन मेटल है, तो इन शॉर्ट ग्रुप 1 और ट्रांजिशन मेटल को कंपेयर करवा रहा है। तो ग्रुप 1 मेटल में लाइक पोटेशियम में उसकी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो एक ही प्रॉपर्टी काउंट होगी। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, पोटेशियम इज सॉफ्ट, यस ग्रे इन कलर, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर 2.1 टू शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम आयन. A potassium is a group 1 metal with the atomic number 19. If you want to make the electronic configuration of potassium, that would be 2,8,8,1. ठीक है, जब पोटेशियम इज अ ग्रुप 1 मेटल, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स outermost shell and it is left with 3 shells. First shell has 2 electrons, second shell has 8 electrons, and the third shell also has 8 electrons. जो लास्ट शेल था इसका, आउटर मोस्ट शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, वो लूज कर बैठा है, इसलिए उसका लास्ट शेल अब नहीं है यहाँ पे, और द चार्ज इट इज गोइंग टू गेट वुड बी पॉजिटिव। ठीक है भाई, आप ये इलेक्ट्रॉन्स डॉट से भी बना सकते हैं, क्रॉस से भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर, आप दो कंपेयर नहीं कर रहे। ब्रिटल नहीं लिख सकते किसी भी मेटल को, सॉफ्ट लिखा है, तुम ब्रिटल कैसे कह रहे हो? ब्रिटल तो एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ सॉफ्ट। कलर्ड कंपाउंड्स बनाना ना इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आप वो वाली बात नहीं लिखिएगा। अच्छा भी, टेबल 2.1 shows the observation when 4 different metals react with cold water: cerium, potassium, uranium, vanadium. Cerium bubbles form slowly. देखिए, whenever a metal reacts with water, like potassium, when it reacts with water, it produces alkali, which is potassium hydroxide and hydrogen gas. ठीक है, तो अगर आप किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो जो बबल्स निकलते हैं वो हाइड्रोजन गैस के निकलते हैं। अब मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, उतना विगरस रिएक्शन होगा। पोटेशियम और सोडियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, सो दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद कोल्ड वाटर। और जब रिएक्शन फास्ट होगा, तो जो बबल्स निकलेंगे वो फास्ट निकलेंगे, विगरसली निकलेंगे। और अगर बबल्स स्लोली निकल रहे हैं, तो मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव है। अब पोटेशियम बबल्स फॉर्म रैपिडली। अब रैपिडली इन सारे मेटल्स में से किसी के साथ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है इन सारे मेटल्स में। बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम तो है, लेकिन ये बाकी के जितने भी मेटल्स हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज का पार्ट नहीं है। तो मुझे यहां से ये तो पता चल गया कि पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब मैं अगर कंपेयर करना चाह रहा हूँ सीरियम, यूरेनियम और वेनेडियम को, तो वेनेडियम में दे आर सेइंग नो बबल सीन, इट मींस वेनेडियम is not reacting with water. It means vanadium must be least reactive. At least ये बाकी के metals react तो कर रहे हैं ना water के साथ, vanadium कर ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि वो least reactive है। Now you are left to compare with cerium and uranium. Bubbles form very slowly, और एक में लिखा हुआ है bubble form slowly. Very slowly वाला मतलब वो और less reactive होगा। तो वेनेडियम के बाद वी विल हैव यूरेनियम, और यूरेनियम से मोर रिएक्टिव कौन हुआ? सीरियम, क्योंकि उसमें बबल्स फॉर्म स्लोली हो रहे हैं, और यूरेनियम में वेरी स्लोली हो रहे हैं। ठीक है जी, समझ आई बात कि कैसे आपने डिटरमिन करना है रिएक्टिविटी ऑर्डर इन मेटल्स का इन रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशंस को देख। मूविंग ऑन,
Part D says reduce the number of protons and neutrons in the copper. अच्छा, एक पार्ट रह गया, कहाँ था? इसके बाद है ना, से बाद है वो पार्ट। अच्छा, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द कॉपर एटम शोन। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता लगते हैं? जो न्यूक्लियॉन नंबर है, बड़ा वाला नंबर है, उसको छोटे वाले नंबर से माइनस कर दें। 65 माइनस 29 दैट वुड गिव यू 36। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अगर ये एटम है, अगर आइन है, तो उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे। Part E says in the presence of oxygen, copper reacts with sulfuric acid to form copper 2 sulfate and water. अच्छा जी, अब हमने तो ये पढ़ा हुआ है कि कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, इट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। लेकिन क्या उसने कहीं लिखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड अभी डाइल्यूट एसिड है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। यहाँ पे डाइल्यूट एसिड का कहीं पे वर्ड मेंशन नहीं। सेकेंडली, इस रिएक्शन को करवाने के लिए इन्होंने ऑक्सीजन का भी साथ में यूज किया है, तो हमने ये वाला रिएक्शन इक्वेशन नहीं बनाया, हमने मेटल्स का एसिड के साथ इक्वेशन बनाया, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है, लाइक कॉपर, ऑक्सीजन का फॉर्मूला आपको पता है O2, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है H2SO4। जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं कॉपर 2 सल्फेट, उसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं, और साथ में वाटर। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हमें दे दिए मैं ऑलरेडी, बस आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट लिख के इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, एंड दैट्स इट। तो बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को सबसे पहले आप हमेशा वो वाला एलिमेंट पहले देखा करें जो कि सिर्फ एक ही जगह पे हो, लेफ्ट और राइट में, मतलब एक ही फॉर्मूला में हो, जो कि हाइड्रोजन भी है और सल्फर भी है। अब हाइड्रोजन ऑलरेडी H2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, वाटर में हाइड्रोजन H2 है ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पे। मसला आप आ रहा है सिर्फ ऑक्सीजन का। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 4 + 2 6 ऑक्सीजन है, कॉपर सल्फेट में भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे 4, और वाटर के साथ 1 ऑक्सीजन है। तो मैं वाटर को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, तो प्रॉब्लम ये है कि हाइड्रोजन जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे 4 करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन दोबारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन देखूं, तो वो हो गया 4 2 जार 8, और O2 के साथ 2, तो 8 + 2 इज 10। राइट हैंड साइड पे 4 और 2 1 जार 2। अच्छा, कॉपर 2 सल्फेट के साथ मुझे 2 को ऑलरेडी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वजह से क्योंकि कॉपर सल्फर जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 हो गया। ठीक है, अब अगर आप ये इक्वेशन देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉपर को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। ऑल इन ऑल, अब अगर देखो तो ये बैलेंस हो गई है, कॉपर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे भी 2 है। कॉपर जो है वो, ऑक्सीजन जो है वो 2, और 4 2 जार 8, 10 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 4 2 जार 8 + 2 10 है, बैलेंस है। इक्वेशन मैंने कंस्ट्रक्ट जो है वो इस तरह से की है कि हमारे पास कॉपर गिवन था, उसने बता दिया था कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन था, बस मैंने उनके फॉर्मूला लिखे। राइट हैंड साइड पर कॉपर 2 आ गया ना मोइस? Copper can be used as a catalyst. State how a catalyst increases the rate of a chemical reaction. Catalyst increases the rate of a reaction. You have to write for 1 mark. Catalyst decreases the activation energy of a reaction. Decreases the activation energy of a reaction. हाँ, नमाज का ब्रेक हम जरा थोड़ी देर में ले लेते हैं, थोड़ा सा पेपर आगे बढ़ जाए फिर ले लेते हैं। मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे भी कॉपर 2 है बेटा। नेम द कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है वेनेडियम, नहीं है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड है, पूरा लिखना है। दिस इज वेनेडियम 5 ऑक्साइड, नेम बोला हुआ है उसने, फॉर्मूला नहीं लिखना है इसकी जगह, आपने लिखना है वेनेडियम 5 ऑक्साइड। छोटी छोटी बातें होती हैं, आप फॉलो नहीं करते, गलत हो जाता है। आप V2O5 लिखोगे, फॉर्मूला सही है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। Give 2 reasons why copper is used in electrical wiring. Good conductor of electricity. Good conductor
of electricity, and secondly it is ductile. वायर को आपको मोड़ना पड़ता है ना, तो अगर कॉपर डक्टाइल नहीं होगा तो ब्रिटेल होगा, तो जब ऐसे आप उसको उसको बैंड करेंगे वो ब्रेक हो जाएगा। आपने कॉपर वायर देखा है, बैंड करते हैं, फोर्स लगाते हैं तो बैंड हो जाता है। लो डेंसिटी नहीं होती है कॉपर की, एक्चुअली हाई डेंसिटी होती है, ट्रांजिशन मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। वो डक्टाइल होता है एक्चुअली, नॉन रिएक्टिव भी होता है बट वो केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए जो यूज करने का पर्पस होता है वो डक्टाइल अगर नहीं होगा कॉपर वायर, आप कैसे उसको बेंड करेंगे? वायर को तो बेंड करना पड़ता है ना कहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, भाई देखिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो और भी बहुत सारे मेटल्स का होता है। ठीक है जी, आगे बढ़े। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, वही बात हो गई ना, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है तभी तो कंडक्ट कर रहा है। ओवरहेड केबल्स में कॉपर लाइट वेटेड नहीं होता, हैवी होता है कॉपर, लाइट वेटेड एल्यूमिनियम होता है। लेकिन फिर भी हम कॉपर को इसलिए प्रेफर करते हैं, कॉपर एक तो हमें एल्यूमिनियम से चीप पड़ता है। अच्छा जी, a student investigates the reaction of small pieces of zinc with dilute hydrochloric acid at 25 degrees Celsius. The dilute hydrochloric acid is in excess. Complete the equation for this reaction by adding the state symbols. Reactants or product given है, you just have to mention the state symbols. जिंक मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, एसिड हमेशा एक्वस फॉर्म में होते हैं, जिंक क्लोराइड सॉल्युबल सॉल्ट है, एक्वस है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होगी। इस चीज के आपको सिर्फ 2 मार्क्स दे रहा है वो, इज बीइंग वेरी काइंड टू यू। Figure 3.1 shows the volume of hydrogen released as the reaction proceeds. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में वो इंक्रीज हो रहा है ऑफ कोर्स, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, why it is increasing at a decreasing rate? Because as a reaction proceeds, rate of a reaction decreases. सारे reactions में rate of a reaction decrease होता है, because as the reaction proceeds, reactants are used up, so concentration of reactant decreases. And a time will come when all the limiting reactant has finished. At that time, there will be no more increase in volume of hydrogen gas. At this point, we can say that the reaction has completed or finished or stopped. ठीक है, ये सारा ग्राफ आपको ये बता रहा है, जहां पे लाइन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल हो गया है उस टाइम पे रिएक्शन स्टॉप हो गया। Deduce the time taken from the beginning of the experiment to collect 39 centimeter cube of hydrogen gas. अब 39 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो प्रोड्यूस हुआ है, उसको प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लगा है वो आप ग्राफ से रीड आउट करेंगे। आपको पता है वाई एक्सिस पे आपको 39 देखना है। एज यू सी द स्केल ऑफ अ ग्राफ, वन स्मॉल बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर क्यूब, सो द टाइम टेकन फॉर द 39 cm cube of gas to produce is 150 seconds. The student repeats the experiment using dilute hydrochloric acid with a higher concentration. All other conditions stay the same. Draw a line on the grid in figure 3.1 to show how the volume of hydrogen changes when dilute hydrochloric acid with a higher concentration is used. देखिए, जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन क्या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क पड़ सकता है? क्या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होगा अगर आप ज्यादा कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे? देखें भाई, अगर आपने एक्सपेरिमेंट 1 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का लेट से 20 सेंटीमीटर क्यूब लिया था एट अ कंसेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, अगर आप एक्सपेरिमेंट 2 में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेम वॉल्यूम लेते हैं at a concentration of 0.2 mole per decimeter cube, it means कि now you are taking more moles of hydrochloric acid. क्योंकि जब आप मोल्स निकालेंगे तो आप मोल्स कैसे निकालेंगे? कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम सेम रख रहे हैं और कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे ना। अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट होता तो ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पे भी फर्क लेकर आता। मतलब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिमिटिंग रिएक्टेंट होता तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इन एक्सिस, क्योंकि एक्सिस रिएक्टेंट के अमाउंट से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं निकाला जाता है।
अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म निकाला जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट से। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सिस में है तो जिंक लिमिटिंग है, जिंक तो अभी भी उतना ही है ना, नो मैटर अगर आपने HCl की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी और उसके मोल्स भी बढ़ गए, लेकिन जिंक तो उतना ही है, जिंक तो अभी भी पहले ही खत्म हो जाएगा। तो HCl की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से सिर्फ रेट ऑफ अ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। रेट ऑफ अ रिएक्शन अब कितना इंक्रीज होगा, आपको किस तरह से बनाना है ग्राफ आपने, देखिए भाई आपको ये तो पता है कि टोटल वॉल्यूम 42 cm³ प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपने वही उतना ही ग्राफ को हॉरिजॉन्टल करना है, लेकिन पहले 150 सेकंड से पहले पहले करना है। अब 150 सेकंड से पहले पहले हम कितना करें, हमें कोई इंफॉर्मेशन तो दी भी नहीं है कि कितने टाइम्स बढ़ाई या कितनी कंसेंट्रेशन बढ़ाई है, तो हम रफली बनाएंगे इस ग्राफ को। we will make a graph more steeper at every interval of time, मतलब ग्राफ का जो शेप वो कर्व होगा वो y एक्सिस के करीब होगा, and it will finally approach to 42 cm³, but make sure your graph becomes horizontal before 150 second this time. Got it? आगे बढ़ें। बेटा अगर HCl लिमिटिंग होता तो अगर सेम वॉल्यूम पे आप कंसेंट्रेशन बढ़ाते तो रेट भी बढ़ता और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ता, लेकिन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ के कितना हो जाता वो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता। तो वो सिर्फ ऐसे नहीं पूछता कि कंसेंट्रेशन इंक्रीज हुई है, बल्कि वो वैल्यू बताता है। या अगर वो कहता कि रफली बना दो तो आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उसके ऊपर बनाते, कितना ऊपर बनाते वो फिर आप रफली बना रहे होते, या तो आपको बता देता कि टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज बहुत सारी मोलर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाएंगी इसमें। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट एट 30 डिग्री सेल्सियस। पहले एक्सपेरिमेंट हो रहा था 25 डिग्री सेल्सियस पे, अब हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है यमुना, आज बेटा सब अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी। ऑल अदर कंडीशंस स्टे द सेम। Describe and explain using collision theory how the rate of reaction differs when a temperature of 30 degrees Celsius is used. तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज पार्टिकल गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, सो मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। इंक्रीजिंग temperature increases rate as काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। अच्छा आप पूरा लिखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी को, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं आपने पूरा लिखना है। मोर पार्टिकल्स have energies equal or greater than activation energy. So frequency of effective collisions increases. आगे कह रहा है सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इज पुट इनटू अ गैस सिरिंज, द एंड ऑफ द गैस सिरिंज इज देन ब्लॉक्ड सो दैट नो गैस कैन escape. Use kinetic particle theory by decreasing the pressure in the gas syringe increases the volume of the gas when temperature stays the same. ठीक है, when you are decreasing the pressure it means you are increasing the volume ना। अगर आप pressure decrease करेंगे तो particles will move further apart from each other because gas particles are in continuous random motion, they can occupy the volume of the container. So if you are decreasing the pressure, particles move further apart from each other. Yes, pressure and volume are inversely proportional.
If you're decreasing the pressure, volume of gas will increase. चलो जी, क्या हो गया? क्या रिपीट करने का कह रहे हो? फर्स्ट, डिफर का मतलब डिफरेंट कैसे? डिड्यूस का मतलब टाइम कम करना नहीं होता। डिड्यूस का मतलब बताना, मालूम करना। क्या हो गया? डी में बेटा सिंपली ही इज जस्ट सेइंग कि वी हैव डिक्रीज द pressure. A sample of hydrogen is put into a gas syringe. The end of the gas syringe is then blocked so that no gas can escape. Explain using kinetic particle theory by decreasing the pressure. देखिए, जब आप पार्टिकल्स की मूवमेंट या अरेंजमेंट या सेपरेशन की बात करते हैं तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी खुद ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है। आपको काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। Whenever you are talking about movement, separation, and arrangement of particles in either solid, liquid, or gas, you are incorporating the kinetic particle theory by default. So you just have to explain why decreasing the pressure increases the volume. Because if you're decreasing the pressure, particles can move apart from each other. क्योंकि particles of gas are in continuous random motion ना, एनर्जी होती है उनके पास इनफ कि वो दूर दूर जाएंगे दूसरे से। अगर आप उन पर प्रेशर कम करेंगे तो और दूर दूर जाएंगे। दैट इज डिफ्यूजन ना। डिफ्यूजन, आप एक कंटेनर की बात कर रहे हैं, उस कंटेनर में आपने इसको गैस सिरिंज में यहां से तो एंड कर दिया। अब आपने यहां से प्लंजर को पीछे किया है तो आपने क्या किया है? वॉल्यूम बेसिकली इंक्रीज कर दिया है ना, और प्रेशर डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? आप प्लंजर को पीछे ले जाए। ठीक है, बिल्कुल आप पॉइंटर फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत बार बता चुका हूं, लिख सकते हैं। Question number 4 says concentrated calcium, aqueous calcium bromide is electrolyzed using graphite electrodes. Predict the product at each electrode. Now, if you have aqueous calcium bromide, तो आपके पास जो कैटाइंस होंगे वो Ca2 पॉजिटिव आइन, और एक्वस है तो H पॉजिटिव आइन, और OH नेगेटिव आइन क्योंकि एक्वस है, और कंपाउंड में ब्रोमाइड आइन है। Now they are giving you concentrated electrolytes, so bromide ion will oxidize at the anode. And as for cations, hydrogen ion is lower in reactivity series than calcium ion, so it will reduce at the cathode. तो हाइड्रोजन आयन जब रिड्यूस होता है तो हमारे पास जो गैस बनती है वो हाइड्रोजन गैस बनती है, और ब्रोमाइड आयन जब ऑक्सीडाइज होगा तो जो गैस बनेगी वो ब्रोमीन बनेगी। Molten calcium bromide is electrolyzed using graphite electrode. Construct the ionic half equation for the reaction at each electrode when molten calcium bromide is electrolyzed. अब molten में we'll just have calcium ion and bromide ion. उसमें आप फिर आपके पास H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन नहीं होगा। तो दिस टाइम कैथोड पे कैल्शियम 2 पॉजिटिव आइन रिड्यूस होगा। 2 पॉजिटिव आइन है तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम एटम, और एनोड पे ब्रोमाइड आइन ऑक्सीडाइज्ड होगा। ब्रोमाइड आइन जब ऑक्सीडाइज होगा तो ब्रोमीन एटम अकेला तो नहीं रहता ना, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डायटोमिक फॉर्म। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मोल ऑफ ब्रोमाइड आइन लेना पड़ेगा। ईच ब्रोमाइड आइन इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 ब्रोमाइड आइन विल लूज टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? सल्फेट थोड़ी ना कहीं दिया हुआ है। देखो, ये प्रॉब्लम ना आपको काफी टाइम तक आपके साथ चलती रहेगी। आपका प्रॉब्लम क्या है? अगर इलेक्ट्रोलाइट में सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन साथ दिया हुआ है, चाहे इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेटेड हो चाहे डाइल्यूट हो, सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन ही ऑक्सीडाइज हो सकता है। लेट मी अगेन राइट इट टू यू। मैं हर क्लास में ये बात करता हूँ, बार बार करता हूँ कि अगर आपके पास सल्फेट आयन और देखो, एक वक्त में या तो सल्फेट आयन होगा या हाइड्रोक्साइड आयन होगा, और कुछ नहीं होगा। अब चाहे इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेटेड हो, आपका हाइड्रोक्साइड आयन ही निकलेगा, सल्फेट आयन कभी भी नहीं निकलता। दूसरा केस क्या हो सकता है? आपके पास या तो नाइट्रेट आयन हो या हाइड्रोक्साइड आयन। तो उस केस में भी चाहे आपका इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट हो चाहे कंसेंट्रेटेड हो, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट आयन वो होगा, क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज होगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन होगा, नाइट्रेट आयन कभी भी नहीं होता। या फिर एक केस ये हो सकता है कि क्लोराइड हो और हाइड्रोक्साइड हो। तो उस केस में अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट है तो डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, और अगर कंसेंट्रेटेड है तो क्लोराइड आयन होगा।
अच्छा, अब अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में ब्रोमाइड आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसमें वो गड़बड़ कर देता है। अगर डाइल्यूट लिखा है तो बेटा हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा। अगर एक्वस लिखा है सिर्फ, या फिर एक्वस कंसंट्रेटेड लिखा है, तो ब्रोमाइड आयन होगा। ठीक है, ब्रोमाइड आयन के केस में अगर सिर्फ एक्वस भी लिख के छोड़ा हुआ है उसने कभी कभार, तो ब्रोमाइड आयन होगा। और अगर आयोडाइड आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन है, तो आपके पास अगर डाइल्यूट लिखा है तो हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा। और अगर एक्वस या फिर एक्वस कंसेंट्रेटेड लिखा है तो आपके पास क्लोराइड आयोडाइड आयन ऑक्सीडाइज्ड होगा। अच्छा आयशा बेटा, हम लोग ना ब्रोमीन कहेंगे उसको, क्योंकि जब ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो बनती तो है ब्रोमीन गैस, लेकिन वो ब्रोमीन गैस जैसी बनेगी तो इलेक्ट्रोलाइट एक्वस है, तो वो ब्रोमीन गैस फौरन बनते ही पानी में डिसॉल्व होकर एक्वस ब्रोमीन बना लेती है। हाँ, अगर मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट है ना तो ब्रोमीन गैस बनेगी, क्योंकि फिर पानी तो नहीं है ना जिसमें ब्रोमीन गैस बन के डिसॉल्व हो। चलो, डिस्क्राइब अ टेस्ट फॉर एक्वस ब्रोमाइड आइंस, इंक्लूड द ऑब्जर्वेशन फॉर अ पॉजिटिव रिजल्ट। अब ब्रोमाइड आइन का टेस्ट आपने कहाँ पढ़ा है? आपने एटीपी में पढ़ा है। क्लोराइड आइन, ब्रोमाइड आइन और आयोडाइड आइन के टेस्ट पढ़े हैं ना? आप क्या करते हैं उसमें? यू एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एसिडिफाई। अब ये टेबल से याद करना होगा, टेबल तो नहीं मिलेगा ना पेपर 2 में। एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एड सिल्वर नाइट्रेट। और ऑब्जर्वेशन क्या आती है ब्रोमाइड आइन के केस में? क्रीम पीपीटी, पर्पल टू कलरलेस। उफ अल्लाह। Chloride ion discharge in aqueous concentrated, yes, chloride ion will discharge in aqueous or aqueous concentrated ना, अगर क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड आयन है। ठीक है, अल्कीन्स की कहाँ बात हो रही है यहाँ पे? ब्रोमाइड आयन का टेस्ट हो रहा है, ब्रोमीन थोड़ी डाल रहा है। ब्रोमीन डालते हैं अल्कीन्स में, देखो भाई, ब्रोमीन लिक्विड अगर आप अल्कीन्स में डालेंगे तो वो आपका जो चेंज होगा वो ऑरेंज टू या ब्राउन टू कलरलेस होगा। अगर आप एक्वस ब्रोमीन एल्कीन्स में डालते हैं तो एक्वस ब्रोमीन का कलर होता है ऑरेंज, तो वो ऑरेंज टू कलरलेस होगा। अभी तो आप यहाँ पे ब्रोमाइड आइन की टेस्टिंग कर रहे हैं, और वो कैसे करते हैं? आप नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। जो एटीपी वाला काम था ना, जिसमें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की टेस्टिंग की थी, ये वो वाला काम है। तो इसमें आपको प्रेसिपिटेट बनते हैं ना, ये प्रेसिपिटेट जो बनता है वो भी हमने पढ़ा हुआ है किस चीज के प्रेसिपिटेट बनते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा ब्रोमाइड आयन के केस में, सिल्वर क्लोराइड बनेगा क्लोराइड आयन के केस में, सिल्वर आयोडाइड बनेगा आयोडाइड आयन के केस में। और सिल्वर ब्रोमाइड जब बनेगा तो वो क्रीम पीपीटी बनाता है। सिल्वर क्लोराइड का क्लोराइड आयन के केस में जो पीपीटी होगा वो व्हाइट पीपीटी होता है, और सिल्वर आयोडाइड का जो पीपीटी होता है वो येलो पीपीटी होता है। इसी तरह इसी पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हम देख रहे थे आपके पास, आपने सल्फेट आयन बनाया था बेरियम के साथ, तो वो जो बेरियम सल्फेट बना था वो होता है किसका? वाइट पीपीटी। बेटा याद हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस के साथ, अगर आप पढ़ते हैं और क्वेश्चन में आपको रियलाइज होता है कि आपने गलत किया, तो आप बार बार खोल के वो टेबल जब देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक वक्त आएगा कि वो याद हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस में जहां जहां इसके क्वेश्चन आते हैं हम रिकॉल कर लेते हैं, बट आपको भी ऐसे ही करना है, इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप होमवर्क में और पेपर्स करें। कैल्शियम रिड्यूसेस जिंक आयंस टू जिंक, explain in terms of the movement of electrons how calcium act as a reducing agent in this equation. अब calcium is itself getting oxidized because calcium has an oxidation number 0, nothing is written, it means the oxidation number over calcium atom is 0, and it is losing 2 electrons to form calcium 2 positive ion. So calcium is itself getting oxidized, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जो चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है या फिर ऑक्सीडाइज होती है, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कैल्शियम loses, or you can say give electrons to zinc 2 positive ions.
Set the oxidation number of the zinc 2 positive ion. भाई 2 positive charge लगा है तो oxidation number क्या है? +2. Yes, calcium is losing electrons. In terms of loss of electron बताना था ना. In terms of oxidation number पूछता है तो आप लिखते मतलब ये इस आंसर इस क्वेश्चन में नहीं लिखना है आपको. Sometimes he may ask you to write in terms of oxidation number. So calcium's oxidation number is increasing from 0 to +2. This explains that calcium must be getting oxidized. लेकिन आपको in terms of loss of electron लिखना है तो आप हमेशा in terms of lose of gain of electrons ही लिखेंगे. You will always give your answer in terms of electrons in these cases. Oxidation number is the charge that any species has over it in a compound. ठीक है, it is not a valence electron always. ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वही वाला चार्ज बने. ठीक है, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड दैट valency is different, oxidation number is different. For example, if we write sulfuric acid H2SO4 and if they ask you to find the oxidation number of sulfur in the sulfuric acid molecule, you cannot say that sulfur is from group 6 so it has a charge of -2 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 नेगेटिव होगा. वो गलत हो जाएगा, वो उसकी वैलेंसी है. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा. इसमें ओवरऑल चार्ज ओवर द सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल इज 0. We have 2 hydrogen to 2 into +1. Sulfur has an oxidation number, let's assume it has X. Oxygen का -2 होता है, 4 - 2 is equals to 0. So you have to find the oxidation number of sulfur, which is coming out to be +6, not -2. So valency and oxidation number are two different things. Sometimes they match, but most of the times they don't. Like for group 1, group 2, group 3 metals or all the metals, their oxidation number matches their valency. Group 1 की valency +1 होती है तो group 1 के जितने भी metals हैं उनका oxidation number भी +1 होता है. Group 2 के metals की valency +2 होती है, उनका oxidation number भी +2 होता है. Group 3 की valency +3 होती है तो उनका oxidation number भी +3 होता है. लेकिन जो transition metals हैं they have variable oxidation number. ठीक है, इसी तरह जो नॉन मेटल्स हैं दे आल्सो हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स. उनकी वैलेंसी के साथ हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मैच नहीं करता. हाँ, 2 नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स रहती है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पार्ट सेज you have to show the outer shell electron. Sulfur is a group 6 element. We know that sulfur makes how many covalent bonds? 2 covalent bonds by sharing 2 electrons from its valence shell. Bromine is from group 7. It makes 1 covalent bond by sharing 1 electron from its valence shell. So sulfur bromine के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा. इसमें आपने गलती क्या करनी है? You are making electrons of sulfur with a dot. Nowhere it is mentioning that sulfur के इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाने हैं. So it's up to you. If you are using sulfur electron with a dot, it's okay. अगर आप क्रॉस से बना रहे हैं वो भी सही. तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन अगर मैं क्रॉस से बना दूं तो सल्फर के वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मेक श्योर टू शो ऑल दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज वेल. तो जो आप गलती करते हैं इसमें वो यही गलती करते हैं कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाते पूरे. देखो रिसेंटली तो कोवलेंट बॉन्डिंग का एक इस तरह का क्वेश्चन आ ही रहा है. ठीक है, मैंने सारे बना रहा हूं ना, बन गया है. क्रोमीन का भी रह गया है, ये लो. ठीक है, आगे बढ़े. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में दे आर सेइंग draw a circle around a functional group in figure 5.1 that is also present in alkenes. तो alkenes में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो आपने इसके अराउंड एक सर्कल बनाना है. Deduce the molecular formula of compound A. Molecular formula basically tells you all the atoms of all the elements present in a molecule. So you just have to add up total atoms of every element. कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इस फॉर्मूला में. हाइड्रोजन काउंट करो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं. और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है. दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड. Compound A is a solid at 20 degrees Celsius. Describe the motion and arrangement of particles in a solid.
सॉलिड में पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है? दे वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजिशंस। ठीक है, सॉलिड्स में दे वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजिशन, लिक्विड में दे मूव और दे स्लाइड ओवर वन अनदर, और गैसेस में दे मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। अरेंजमेंट सॉलिड में क्या होता है? रेगुलर होता है। लिक्विड्स में क्या होता है? इररेगुलर होता है। और गैसेस में क्या होता है? रैंडमली अरेंज। हाँ, रेगुलर के साथ साथ आप टाइटली पैक्ड भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, टाइटली पैक्ड। ठीक है भाई। पार्ट बी में कह रहे हैं अल्कीन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ये मार्जरीन मेकिंग वाला रिएक्शन है हमारे पास, जिसमें आप अल्कीन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाते टू मेक अल्केन्स, राइट? हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन। इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो निकल कैटलिस्ट होता है, और ये जो रिएक्शन का नाम होता है वो एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स होता है। और वो यूज किस लिए होता है? मार्जरीन मेकिंग के लिए यूज होता है। Draw a circle around the type of reaction that takes place. This is addition reaction. Name the catalyst used. Catalyst जो आप यूज करते हैं उसमें निकल मेटल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को करवाने के लिए आप हीट भी करते हैं। उसका जो हीटिंग का टेम्परेचर होता है वो 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। टेम्परेचर तो याद नहीं करना, लेकिन हीट वाली कंडीशन जरूर याद रखना। मार्जरीन मेकिंग मतलब इसका एक यूज है, वो रिएक्शन, हाँ, ये ओ में आईजी दोनों में। भाई ओ और आईजी का सिलेबस एक ही है, तो आप सिलेबस की टेंशन ना लें कि ये आईजी में है या नहीं। सिलेबस एक ही, एग्जैक्ट सेम सिलेबस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्रैकिंग में यूज किया था। भाई कैटलिस्ट आप कौन कौन से कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी बात होती रहती है बार बार। हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस की डेफिनेशन नहीं पूछता, इक्वेशन पूछता है। कोई पूछ रहा था अभी मुझसे। हेबर प्रोसेस में आप जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है आयरन। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में जो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से, जब आप सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, वो कैटलिस्ट होता है आपका वेनेडियम 5 ऑक्साइड या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। उसके अलावा आप हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, ये जो ऊपर रिएक्शन जिसकी बात हो रही है, जिसमें आप एल्कीन को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। उसमें जो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं वो निकल मेटल यूज करते हैं। उसके अलावा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें आप एल्कीन्स को स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं टू प्रोड्यूस एल्कोहल्स। तो उस रिएक्शन में आप कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट हैं जो आपने टाइम टू टाइम डिफरेंट रिएक्शंस में यूज किए हैं। इसके अलावा कैटालिटिक कन्वर्टर में, इसके तो नाम में ही कैटालिटिक है, जो केमिस्ट्री ऑफ द इन्वायरमेंट में आपने टॉपिक पढ़ा है, तो उसमें जो आप कैटलिस्ट यूज करते हैं वो प्लेटिनियम मेटल एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। प्लेटिनियम के अलावा आप प्लेडियम मेटल भी एज अ कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे रोडियम एक मेटल होता है, ट्रांजिशन मेटल, वो भी एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है। हाइड्रोजनेशन हारून ये वाला रिएक्शन है ऊपर एल्कीन्स का यार। C2H4 को जब आपने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करवाया था तो एल्केन बना था, रिमेंबर? ये रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें आप हाइड्रोजन गैस को एल्कीन्स में ऐड करवाते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और दोनों हाइड्रोजन एटम निकल के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे लग जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। दिस इज हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स क्या आता है? जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन में से डबल बॉन्ड खत्म होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, स्टीम के साथ करवाते हैं ये रिएक्शन। और इनमें से एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगता है और दूसरे कार्बन पे OH लगता है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो ये हाइड्रेशन है एल्कीन्स की। और ऊपर वाला जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजनेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। फिगर क्यों यूज करते हैं वो नहीं, बस याद रखो। फिगर 5.2 shows the structure of compound B. Compound B can be polymerized. Draw two repeat units of the polymer form when compound B is polymerized. अब ये जो पॉलीमराइजेशन होगी ये एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए आपका जो रूल है वो क्या है? there should not be any atoms or group of atoms on the right and left hand side of the double bonded carbon atom. ठीक है,
रही बेटा बस ये वाला क्वेश्चन खत्म करके फिर 5 मिनट का नमाज का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के फर्स्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे अगर आप देखें तो क्लोरीन लिखा है ऊपर, नीचे हाइड्रोजन लिख दें। लेफ्ट वाले डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो है, जिसको मैं सेकंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कह रहा हूँ, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन लिखा है और यहाँ पे एक CH3 पूरा लिखा हुआ है। तो आप इस CH3 को अगर नीचे करके लिखेंगे और डिस्प्लेड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब अगर सारे बॉन्ड शो करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एडिशन पॉलीमर बनाना, लेकिन आप बना जरूर सकते हैं ऐसे। अगर वो कहता है कि शो डिस्प्लेड फॉर्मूला, तो आपको तो ये CH3 ऐसे अलग से ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कह रहा तो आप इस CH3 को ना इस तरह से कंडेंस करके लिख सकते हैं, मतलब कार्बन लिखो 3 हाइड्रोजन मिला के इसके साथ लिखो। एडिशन पॉलीमर बनाने के लिए ऐसा ही एक और मोनोमर आप इसके सामने बनाओगे। यू आर सपोज टू शो 2 रिपीट यूनिट्स ओनली। तो 2 मोनोमर आपने बनाए और इन दोनों मोनोमर को आपने क्या करना है, कार्बन कार्बन मिला देना है और लेफ्ट और राइट वाले कार्बन से कंटिन्यूटी बॉन्ड बनाना है, एक लंबी सी लाइन बनानी है। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनमें से एक एक बॉन्ड को इरेज कर देना, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। whenever they write the word draw तो you can use a pencil। पेंसिल यूज करना, गलती हो जाए तो फिर इजिली आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। Next part is saying figure 5.3 shows a part of the structure of a protein. Why they are saying it is a protein? Because if you see the monomer, first of all, if you try to identify the linkage, this is your amide linkage. Amide bond है ना इसमें. Now, if you try to see the monomer, each box has a carbon atom and a nitrogen atom at both the ends. It means the same molecule contains a carboxylic functional group as well as a amine functional group। जब भी तो ये क्या है, अमाइनो एसिड है ना, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ मोनोमर यूज टू मेक प्रोटीन्स, तो विच इज अमाइनो एसिड। और जो लिंकेज है हमारे पास, वो लिंकेज क्या होती है, अमाइड लिंकेज होती है, ठीक है। वेरी इजी। डॉट एंड क्रॉस में भी पेंसिल यूज कर सकते हो, जहां ड्रॉ का वर्ड है वहां पेंसिल यूज कर सकते हो। चलो भाई, लेट्स टेक अ नमाज ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। 5 to 8 minutes would be sufficient। मेक श्योर कि आप 6:10 तक सारे जो है वो वापस आ जाए। जी बेटा, एसिड एक्सेस में था ना उसमें, तभी तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एसिड एक्सेस में था, तभी तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस सेम बना है। अगर लिमिटिंग होता तो वॉल्यूम भी ज्यादा बनता। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 में कह रहा था इक्वेशन फॉर द हेबर प्रोसेस इज शोन, द नाइट्रोजन फॉर दिस प्रोसेस कम फ्रॉम एयर, स्टेट द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन क्लीन ड्राई एयर, दिस इज 78%। आपको ऑक्सीजन की भी याद होनी चाहिए, 21% होती है, बस इन दो गैसेस की याद होनी चाहिए। स्टेट द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस जो हाइड्रोजन आता है वो बेसिकली क्रैकिंग से आता है। तो सोर्स क्या है, क्रैकिंग तो रिएक्शन है ना, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। आप कोई एल्केन भी लिख सकते हैं इसमें और क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम भी लिख सकते हैं, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल, ठीक है। अगर आप किसी एल्केन का नाम लिख देंगे वो भी चल जाएगा, लाइक मीथेन, इथेन, एटसेट्रा। नॉट क्रैकिंग अप हाइड्रोजन, क्रैकिंग अप पेट्रोलियम टू it gives you hydrogen gas। The forward reaction in the Haber process is exothermic। Explain in terms of bond making and bond breaking why this reaction is exothermic। तो इसका एक स्टैंडर्ड आंसर है, पहले आप लिखते हैं हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक and bond making is exothermic। And if your reaction is exothermic, you will write heat energy absorbed, heat energy absorbed during bond breaking is less than heat energy released during bond making। Okay, सही है मुझ तो भाई, ये भी सही है, बट शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना।
The transfer of thermal energy in a chemical reaction is called enthalpy chain. Write the symbol for the enthalpy chain including the sign for exothermic enthalpy chain. तो आप जब इंथैल्पी चेन लिखते हैं तो इसके साथ एक्सोथर्मिक के लिए आप नेगेटिव लगाते हैं. आप आगे लगा दें या पीछे लगा दें की बात है. Aqueous ammonia is an alkali. Aqueous ammonia is an alkali because when you dissolve ammonia gas into water, this forms aqueous ammonia, which produces ammonium hydroxide, जो कि आपका एक weak alkali होता है. और ये जो weak alkali है, इसके pH की वैल्यू जो होती है वो around 11 होती है. Aqueous ammonia reacts with dilute nitric acid to form salt. तो जब आप aqueous ammonia, which is ammonium hydroxide, उसको आप नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा अमोनियम नाइट्रेट और साथ में बनेगा वाटर. ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा. लेकिन इसने ना आपसे नाम पूछा है तो आप इसका नाम लिखेंगे, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. तो दिस इज अमोनियम नाइट्रेट. फॉर्मूला अभी पता होना चाहिए लेकिन अभी फिलहाल नाम पूछा हुआ था. Name the experimental technique used to make a solution of this salt from dilute nitric acid and aqueous ammonia. So whenever you are producing a group 1 metal salt, or if you are producing any ammonium salt, so the method that you use to produce these salts is always your titration method. ठीक है, और ये हम कल रिवाइज करेंगे. टुमारो यू हैव अ क्लास, रिवीजन क्लास फॉर एसिड बेसिस एंड 12 in the morning till 2 p.m. और after 2 we will be having a yearly paper class. ठीक है, make sure you guys attend these classes. Name the experimental technique to produce this salt is your titration method. अच्छा जी, moving on. Question number 7 is from moles. Dilute ethanoic acid react with aqueous calcium hydroxide. You have ethanoic acid reacting with calcium hydroxide to produce salt and water. A student reacts 25 centimeter cube of 0.01 mole per decimeter cube of aqueous calcium hydroxide. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है तो इसका मतलब है आप उसके मोल्स निकालेंगे ही निकालेंगे हर हाल में. विद डाइल्यूट इथेनोइक एसिड यूजिंग थाइमोल्फिथलीन एज एन इंडिकेटर. थाइमोल्फिथलीन इंडिकेटर जो है इसका कलर चेंज वैसे आपको याद रखना है. यहाँ पे तो नहीं यूज हो रहा है ये, लेकिन आपको वैसे याद होना चाहिए. इट इज कलरलेस इन एसिड एंड ब्लू इन एल्कली. A volume of 12.5 centimeter cube of ethanoic acid react exactly with 0.01 mole per dm cube of aqueous calcium hydroxide. Calculate the concentration in mole per decimeter cube of dilute ethanoic acid. ठीक है, अच्छा आपने थोड़ा सा अटेंटिव रहना है इसमें क्योंकि मैं आपको ये क्वेश्चन दो मेथड से करवाऊंगा. एक मेथड हमने एटीबी में किया था जो आप लोग यूजुअली क्या कहते हैं भूल रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि वो कैसे हुआ है. देखिए भाई, एक मेथड तो ये है कि आप मोल टू मोल रेशो लगाएं. अब आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ना जो अमाउंट गिवन है वो मोल्स गिवन नहीं है, मास गिवन नहीं है. इन्होंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.01 मोल पर डेसीमीटर. तो मैं आपको एडवाइस करूंगा मोल्स के क्वेश्चन में ना आप पहले तो डाटा निकाल के ऐसे लिख लें जो आपको मिल रहा है. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. फिर उसके बाद आपको इथेनोइक एसिड जो कि एक एसिड है उसका आपको क्या चीज गिवन है, उसका आपको सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम गिवन है विच इज 12.5 सेंटीमीटर क्यूब. और आपसे पूछा हुआ क्या है, कंसेंट्रेशन पूछी हुई है इथेनोइक एसिड की, ये आपकी अननोन है. ठीक है भाई, तो सबसे पहले आप काम ये करते हैं कि चाहे कोई भी अमाउंट गिवन हो, किसी भी चीज का मास गिवन हो या किसी चीज का वॉल्यूम गिवन हो, तो सबसे पहले तो आप उसके मोल्स निकालते हैं. अब अगर कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन है तो आप मोल्स कैसे निकालेंगे. कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला है मोल्स ओवर वॉल्यूम. तो मोल्स हो जाएगा कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम. कंसेंट्रेशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की 0.01, इसका जो वॉल्यूम है वो 25 सेंटीमीटर क्यूब है. लेकिन क्योंकि कंसेंट्रेशन आप मोल पर डीएम क्यूब में लेते हैं इसलिए आप इसको डिवाइड बाय 1000 करके इसके मोल्स निकालेंगे पहले, जो कि आ रहे हैं 2.5 एक्सपोनेंट -4 मोल. उसके बाद आप इक्वेजन से स्टोइचियोमेट्री कंपेयर करते हैं. अब जो इक्वेजन है उसके हिसाब से 1 mole of calcium hydroxide is reacting with 2 mole of ethanoic acid. Why I am just seeing calcium hydroxide and ethanoic acid? क्योंकि मुझे किस चीज का वो पूछ रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट दिया हुआ है, इथेनोइक एसिड के बारे में पूछ रहा है, तो मैं स्टोइचियोमेट्री इन्हीं की देखूंगा ना. अब इक्वेजन के हिसाब से 2 मोल इथेनोइक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है आपका 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, राइट.
तो अगर आपने अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स निकाले हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नीचे लिखेंगे आप, तो जो मोल्स आएंगे एक्स लिखेंगे आप इथेनोइक एसिड के नीचे, तो जो आपके मोल्स आ जाएंगे इस एक्स को सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, वो मोल्स आ जाएंगे आपके इथेनोइक एसिड के मोल्स। और वो मोल्स कितने आ रहे हैं आपके पास, वो आ रहे हैं 5 एक्सपोनेंट -4 मोल। ये मोल्स आ रहे हैं आपके इथेनोइक एसिड के। लेकिन आपको इथेनोइक एसिड के मोल्स नहीं निकालने, आपको इथेनोइक एसिड का कंसेंट्रेशन निकालना है। तो कंसेंट्रेशन निकालने के लिए आपके पास अगेन एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू N ओवर V। अब इस इथेनोइक एसिड का आपको वॉल्यूम गिवन है, आपने मोल्स निकाल लिए 5 एक्सपोनेंट -4, वॉल्यूम जो गिवन है वो 12.5 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, लेकिन आपने इसको डेसीमीटर क्यूब में रखना है, तो आप इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। तो आपके पास जो कंसेंट्रेशन आ रही है इथेनोइक एसिड की, वो आ रही है 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब देखें, अब एक मेथड और है आपके पास। in order to solve this question you have one more method which is C1V1 C2V2, but this method is only valid if the reaction is happening between acid and alkali. If the reaction is happening between acid and alkali, then only you can use this method. मतलब जब दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन या वॉल्यूम की बात कर रहा होगा तो तभी आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें से मैंने जो C1V1 लिया है, इसके नीचे आप लिखेंगे डिवाइडेड बाय N1। अब ये N1 क्या है और C2V2 के नीचे N2 क्या है, तो देखें ये जो N1 है ये आपके मोल्स हैं किस चीज के, एसिड के, जो इक्वेशन में लिखे हुए हैं। पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आप C1V1 ओवर N1 किसके लिए ले रहे हैं। आप C1V1 N1 अगर एसिड के लिए ले रहे हैं तो C2 वाली टर्म जो है वो आप अल्कली के लिए ले लें, या आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप C1V1 ओवर N1 अल्कली के लिए ले रहे हैं तो C2V2 ओवर N2 आप एसिड के लिए ले लीजिएगा। मैंने अभी C1V1 और 1 वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो एसिड के लिए ली हुई है, तो 2 वाली टर्म जो है वो मैंने अल्कली के लिए ले लूंगा। अब एसिड की कंसेंट्रेशन आपको गिवन नहीं है तो वो C1 है, अननोन है। एसिड का वॉल्यूम कितना गिवन है, 12.5। एसिड के जो N1 है ना, ये बेसिकली मोल्स हैं। वो कौन से मोल्स हैं, जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन में मोल्स गिवन है ना, जो बैलेंसिंग के लिए मोल यूज हुए हैं, वो है 2 मोल। इसी तरह अगर आप अल्कली के मोल कंसेंट्रेशन देखेंगे तो वो आपको गिवन है 0.01। अल्कली का जो वॉल्यूम है वो 25 है, और जो अल्कली के मोल्स है N2 जो है वो बेसिकली अल्कली के मोल्स हैं इक्वेशन में, जो कि कुछ नहीं लिखा यानी 1 है, डिवाइडेड बाय 1। इस मेथड में आपको जो है वो वॉल्यूम्स को सेंटीमीटर क्यूब से डीएम क्यूब में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो दोनों साइड पे सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो वो खुद ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर आप डिवाइड बाय 1000 करते भी हैं तो उससे अल्टीमेटली कैंसिल आउट ही होना है। तो इसमें आप डायरेक्टली जो है वो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड निकाल लेंगे। बस आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 0.01 इंटू 25, 2 डिनोमिनेटर में जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12.5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इससे जो आप कंसेंट्रेशन निकालेंगे वो भी सेम आएगी, 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है भाई? नहीं, ये मेथड आप लर्न कर लेंगे तो आपको एटीपी के क्वेश्चंस करने में आसानी हो रही थी थोड़ी। अदरवाइज अगर आप ये वाला पार्ट सीख गए सारा तो फिर ये वही चीज है, बस कंडेंस करके मैंने किया हुआ है। चलो आगे कह रहा है, स्टेट द कलर चेंज ऑफ थाइमोल फिथलीन। अच्छा, पूछा हुआ है इन एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है, अल्कली में ये होता है ब्लू कलर का, एसिड में कलरलेस, अल्कली में ब्लू। Ethanoic acid is a weak acid. Define the term weak in the phrase weak acid. Weak मतलब incompletely ionized. Acids that are incompletely ionized या incompletely dissociates का वर्ड भी लिख सकते हो उसकी जगह पे। और एसिड क्या होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, लेकिन वो एसिड की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, वीक एसिड, वीक की बात कर रहा है। राइट द फॉर्मूला ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड व्हिच इज H पॉजिटिव आयन। हाँ, इनकम्प्लीटली की जगह पार्शियली भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पार्शियली डिसोसिएट्स भी लिख सकते हैं। पार्ट डी में they are again giving you one equation where your ethanoic acid is reacting with sodium carbonate to produce a salt, sodium ethanoate, water and carbon dioxide gas. Calculate the volume
मेजर्ड एट आरटीपी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा गया है when 3.18 grams of sodium carbonate, सोडियम कार्बोनेट का मास गिवन। अब देखो यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन वगैरह गिवन नहीं है, तो यहाँ पे C1V1 नहीं लगाओगे आप। यहाँ पे आप वही काम करोगे, देखो जो डाटा में गिवन है, सोडियम कार्बोनेट का आपको क्या गिवन है, सोडियम कार्बोनेट का आपको मास गिवन है, ठीक है। और जो दूसरा आपके पास जिस जिस चीज की बात हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, तो आपने रिलेशनशिप डेवलप करना है बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का आपको वॉल्यूम पूछा गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा, इसमें वो सीवी वाला काम नहीं करेंगे हम। इसका वॉल्यूम पूछा गया है, सोडियम कार्बोनेट का मास आपको गिवन है, तो आपने रूल वही फॉलो करना है कि फर्स्ट कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू मोल्स, और वो मास को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, मास ओवर एमआर करेंगे। तो आपको मास तो गिवन है सोडियम कार्बोनेट का, एमआर आप सोडियम कार्बोनेट का निकाल सकते हैं, इनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर दें, प्रोडक्ट टेबल गिवन होगा 2 × 23 + 12 × 1 + 3 × 16। सोडियम कार्बोनेट का एमआर आता है 106, तो इसके जो मोल्स हो जाएंगे वो 0.03 मोल्स आ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपको निकालना है, तो उससे के लिए आप स्टोइचियोमेट्री यूज करेंगे एज पर इक्वेशन। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 मोल है इक्वेशन में, इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल, अगेन 1 मोल। अभी आपके पास जो सोडियम कार्बोनेट के मोल्स गिवन है वो है 0.03 मोल। तो 0.03 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस x मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1:1 का रेशियो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के भी 0.03 मोल्स आ जाएंगे। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम ओवर 24 करोगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम चाहिए तो V डिवाइडेड बाय 24,000 कर देंगे। जो मोल्स है वो 0.03 है, मल्टीप्लाई बाय 24,000 कर दो, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, जो कि आ रहा है 720 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वेरी इजी। पार्ट C2 में क्या हो गया, C2 से तो हम बहुत, H पॉजिटिव आइन थे ना, एसिड में कौन से आइंस होते हैं H पॉजिटिव आइन? नहीं बेटा, इसमें कोई कंसंट्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगेगा, कहीं कहाँ आपको सोल्यूशन की बात कर ही नहीं रहा, सोडियम कार्बोनेट का मास दे रहा, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम तो कहीं नहीं दे रहा ना। इसमें वो C1V1 C2V2 हरगिज नहीं लगेगा, इसलिए वो शॉर्टकट बताते में ना बार बार बताना पड़ता है कि वो रिएक्शन एसिड और अल्कली के लिए है, जब एसिड और अल्कली को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब इसमें तो एसिड अल्कली तो नहीं है ना, और यहाँ पे आप कंपेयर एसिड को थोड़ी ना कर रहे हो, आप सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर कर रहे हो। Sulfur dioxide contributes to acid rain. State one source of sulfur dioxide in the air. सल्फर डाइऑक्साइड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी आता है और वॉल्केनिक इरप्शन से भी आता है। तो जो मैन मेड एक्टिविटीज हैं वो क्या है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। आप इसमें वॉल्केनिक इरप्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसने ये नहीं बोला हुआ है कि मैन मेड है या नेचुरल। डिस्क्राइब वन मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गेटिंग इनटू द एयर। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लू गैस डीसल्फुराइजर्स, फ्लू गैस डीसल्फुराइजेशन इक्विपमेंट होता है, वो फ्लू गैस डीसल्फुराइजर्स होता है। ये करता क्या है, कैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी एक एसिडिक ऑक्साइड है, और जब ये फ्लू गैस डिसल्फ्राइजर से पास करती है, तो फ्लू गैस डिसल्फ्राइजर में हमने रखा हुआ होता है कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बना लेते हैं कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज कैल्शियम सिलिकेट। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन्वायरमेंट में स्केप होनी थी वो रुक जाती है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट, तो साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रही होगी। नेचुरल सोर्स है वॉल्केनिक इरप्शन, अगर सल्फर डाइऑक्साइड वॉल्केनिक इरप्शन में भी इमिट होती है। दिस इज योर नेचुरल रीजन फॉर सल्फर डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज योर आर्टिफिशियल और मैन मेड एक्टिविटी। नहीं, फैक्ट्रीज पोल्यूशन से नहीं आती सल्फर डाइऑक्साइड, कार एग्जॉस्ट से जो सल्फर डाइऑक्साइड आती है बिल्कुल आती है, वो यही तो है ना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स आप पेट्रोल डीजल वगैरह ना, तो वो कार में जला ही रहे ना, अब ये भी लिख सकते हैं।
फ्रॉम कार एग्जॉस्ट, वो भी सही है। फ्लू गैस मतलब जो एग्जॉस्ट गैस होती है उसकी बात करते हैं, फ्लू गैस उसको कहते हैं। जिंक ब्लेंड कहाँ से आ गया बीच में? In the contact process, sulfur dioxide reacts with oxygen. Complete the symbol equation for this reaction. So sulfur dioxide oxygen के साथ react करके sulfur trioxide बनाती है. This is your contact process. Balance करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा. State symbols मांगे हुए नहीं है, otherwise sulfur dioxide भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, sulfur trioxide भी गैस है. इसका नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होता है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 450 डिग्री सेल्सियस। और कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? इस पेपर में बार बार पूछा हुआ है, वेनेडियम 5 ऑक्साइड। और प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए? 2 एटमॉस्फेयर। नहीं भाई आयशा, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। रिन्यूएबल फॉस्फ्यूज रिसोर्सेज से सल्फर डाइऑक्साइड थोड़ी ना निकलता है, नॉन रिन्यूएबल से निकलता है। ये रिएक्शन याद करना है आपको, समझना नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन में रट्टा लगाना है। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी। हेबर प्रोसेस भी और कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग द इथेनोइक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, अच्छा वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। अच्छा ये एक आपका रिवर्सिबल का, चलो मैं ना आपको आंसर्स बता देता हूँ उसके, लिख आप बाद में लेना। Question number 8 में they are saying ethanoic acid is manufactured from ethanol. The forward reaction is exothermic. Predict and explain the effect, if any, on the position of equilibrium if the pressure is decreased and the temperature remains constant. भाई प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए आपको ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल गैसेस कितनी है। वी हैव टोटल 2 moles of gases on the left hand side और राइट हैंड साइड पे वी हैव ओनली 1 mole of gas. तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे जाएगा और अगर डिक्रीज करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जाएगा जहां पे मोल्स ऑफ गैसेस ज्यादा है। तो अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया है, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फिर आगे कह रहा है प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पोजीशन व्हेन द टेंपरेचर इज डिक्रीज। अब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा और टेम्परेचर कम करने से राइट हैंड साइड पे जाएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, टेम्परेचर डिक्रीज किया है, सो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और द इक्विलिब्रियम विल पुश मोर टुवर्ड्स द एक्सोथर्मिक साइड। आगे कह रहे हैं इथेनोइक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल ऑक्सीडेशन। डिस्क्राइब वन अदर मेथड ऑफ मेकिंग इथेनोइक एसिड। 2 मेथड है इथेनोइक एसिड बनाने के। इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करते हैं, अगर आप बैक्टीरियल एक्शन से एयर में रख देंगे तो वो इथेनोइक एसिड बनेगा, नेचुरल विनेगर। और अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो वो आपका सिंथेटिक विनेगर बनता है। कौन से अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं? ऑफ कोर्स इथेनॉल को करवाते हैं। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है हमारे पास एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट। दिस इज एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट 7। नाम लिखना है ना बेटा, बोला हुआ है नाम लिखना है, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, वरना फॉर्मूला तो मैं फौरन जल्दी से लिख देता। इसका पूरा नाम होता है एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट 7, पूरा नाम लिखना है आपको। ठीक है, पार्ट 1 और 2 हमने सिर्फ ओरल डिस्कस किया, आप लोग आंसर खुद लिखेंगे। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद प्रोपेन 1 टू प्रोड्यूस एन एस्टर। नेम द एस्टर एंड ड्रॉ दिस डिस्क्रीट फॉर्मूला। एस्टर का नाम कैसे निकालते हैं? अल्कोहल के नाम के साथ बायल आ जाता है। अब अल्कोहल जो है वो प्रोपाइल है और जो एसिड आप यूज कर रहे हैं वो इथेनोइक एसिड, तो प्रोपाइल इथानोएट। और डिस्क्रीट फॉर्मूला कैसे बनाओगे भाई? इथेनोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। दिस इज योर इथेनोइक एसिड। इसके बराबर में आप इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन इथेनॉल को आप ऐसे बनाएं कि जो OH फंक्शनल ग्रुप है वो उसका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप के फेस टू फेस आना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे यहाँ से और इनके बीच में बॉन्ड बना। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली बना सकते हो तो थोड़ा तमीज से बना देना। अगर आप बीच में से इरेज करके कार्बोक्सिलिक का OH और अल्कोहल का H एक लाइन एक्सटेंड कर दोगे तो भी सही है। डिस्प्लेड फॉर्मूला बोला हुआ है, मतलब सारे बॉन्ड शो करना है, आपने सारे बॉन्ड शो कर दिए। क्वेश्चन 9 में कह रहे हैं टेबल 9.1 shows the melting point and relative electrical conductivities of these elements. The difference in melting point of magnesium and phosphorus. भाई मैग्नीशियम जो है वो आपका मेटल है, फास्फोरस जो है वो सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल है।
मैग्नीशियम में मेटालिक बॉन्डिंग होती है. मैग्नीशियम हैज अ जाइंट मेटालिक लैटिस, so huge amount of energy is required to break many strong forces of attraction. Where phosphorus is a simple molecular structure, so less amount of energy is required to break weak intermolecular forces between the molecules. तेरा भाई एस्टर का फॉर्मूला. ठीक है, लिख लोगे इसका आंसर, जरूर लिखना इसका आंसर. The difference in the electrical conductivities of graphite and phosphorus. Graphite has free moving electrons or mobile electrons. Phosphorus does not have mobile electrons. Simple सा आंसर है. Diamond and graphite are different forms of carbon. Explain in terms of its structure and bonding why diamond is used in cutting tools. Diamond जो होता है, it is a giant structure, giant covalent structure with strong covalent bonds. इसलिए डायमंड इज वेरी हार्ड एंड ब्रिटल. ठीक है, डायमंड इज हार्ड एंड ब्रिटल. That's why it can use as a cutting tool. And why it is hard and brittle? Because it has a giant covalent structure. Giant covalent लिखोगे, टेट्राहेड्रल तो उसका शेप है ना. लास्ट पार्ट में यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला. सिंपल सा रूल है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का. सिंपल सा एम्पेरिकल फॉर्मूला है बेटा, प्रैक्टिस कर लेना, आपका आंसर इसका आ जाएगा. सिंपली जस्ट राइट दी परसेंटेजेस in front of the elements, divide these percentages by their relative atomic masses, और आपके पास जो डिवाइड करने के बाद नंबर्स आएंगे उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उनसे सबको डिवाइड कर देना, आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा. दिस इज कमिंग आउट एज 0.652, 0.65 और क्लोरीन आ रहा है 1.95. जो स्मॉलेस्ट नंबर है इसमें से वो 0.65 है. 0.65 से सबको डिवाइड कर दो. तो फास्फोरस आपका 1 आ रहा है, ऑक्सीजन 1 आ रहा है, क्लोरीन 3 आ रहा है. चलो, see you guys tomorrow at 12 p.m. ठीक है, रिवीजन ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. यू गाइस may leave now.